नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन से रिलेटेड हमारे कंट्री में अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो हैं हो रही हैं। अगर आप साउथ इंडिया की बात करो तो केरला, तमिलनाडु, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो वेस्ट बंगाल, आसाम, हर जगह इलेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है हो रही है। हम देख रहे हैं जब से इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ हेडिंग्स और इनफैक्ट एडिटोरियल भी काफ़ी सारे ऐसे आ रहे हैं जो ज़्यादातर इन इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का आइडिया हर चीज़ का होना चाहिए। और वही आज की डेट में इस कार्टून में भी दिखाया गया है किस तरीके से जो इलेक्शन का प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, अलग अलग पार्टी जो हैं लोगों के साथ कैंपेन कर रही हैं और अपना अपना एजेंडा बता रही हैं। वहाँ पर आज की डेट में चीज़ें जो हैं वैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एक कास्ट, जातिवाद, इन सब चीज़ों पर ही आके अटकी हुई हैं। तो किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैंपेनिंग जो है एक तरीके से जो हम कॉमन वोटर्स हैं, यानी जो हम सिटीजन्स हैं, नागरिक जितने भी हैं, उनको इन सब चीज़ों में एक तरीके से फंसाया जा रहा है, जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड चीज़ें गलत हैं। जबकि पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आगे जाके क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स होंगी लोगों के लिए, कि लोग ऑन ग्राउंड उनको फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या देश में डेवलपमेंट्स होंगे। लेकिन नहीं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की टांग खींचने में लगी हुई है, एक दूसरे को आप कह सकते हैं रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है, तो चीज़ें गलत हैं। बट यहाँ पर इस कार्टून में ये भी दिखाया गया है कि जब वोट डालने की बात आए, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक सिटीजन अपना जब जो भी है वोटर आईडी कार्ड लेके खड़ा है, या मतलब पोलिंग बूथ में वोट डालने जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर फेंक के जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वोट जो हमारा होता है वो हमारे इंडिपेंडेंट माइंड से बनता है, ना कि ये तो जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, ये जितने भी कैंपेनिंग होती है यहाँ से। डेफिनेटली अगर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ बताई जाती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप की फालतू की चीज़ें जो है ना, ये रिलीजन, कास्ट वगैरह वगैरह, इन सब की चीज़ों को अवॉइड करना ही चाहिए। तो ये कार्टून बहुत ही बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन देता है आज की डेट में जो इलेक्शन में चीज़ें चल रही हैं उनके रिगार्डिंग। तो आज डेट है 6 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हमें करने हैं 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का डिस्कशन। जो पहला एडिटोरियल है वो तो जो आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में भी जो माओइस्ट ने अटैक किया उसके रिगार्डिंग है, कि मतलब अटैक क्या हुआ, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हुई और किस रिगार्डिंग उन माओइस्ट ने अटैक किया और गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग बात की गई है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है कि कोरोना में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी आप कह सकते हैं प्रोसीडिंग्स जो हैं वो एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो गई और क्या क्या सहूलियत लोगों को मिली, यहाँ पर उसकी भी बात की गई है। यहाँ पर जो अलास्का में भी यूएस और चाइना की मीट हुई थी, क्वाड की मीट के जस्ट बाद जो मीट हुई थी, यहाँ पर उसकी बात की गई है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ी यूएस और चाइना को मीट करने की और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो इसको भी हम देखेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल, और ये आर्टिकल काफ़ी लंबा भी होने वाला है, लेकिन इसमें आपको जो है डेटा और फैक्ट जो है भर भर के मिलेंगे। तो लंबा तो है, लेकिन आप इसको प्लीज़ पेशेंस से आप इसको सुनना, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स फिगर दें कि आपको डेफिनेटली नोट तो करने ही पड़ेंगे। वो आपके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे पिलर्स को कवर करेगा। जो सोसाइटी के वेलफेयर्स होते हैं या कंट्री के डेवलपमेंट की जहाँ बात की जाती है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को एक तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल है परसिस्टेंट माइंडलेसनेस। अब यहाँ बता रहा है किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमारे जो पुलिस फोर्सेज है उन पे अटैक हुआ और काफ़ी सारे जो पुलिस वाले हैं वो एक तरीके से शहीद हो गए। करीब करीब 20 पैरामिलिट्री के पर्सनल जो थे उनकी तो अब उनकी डेथ हो गई, एक तरीके से वो शहीद हो गए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का सुकमा ज़िला है ना, और बाकी कुछ और ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ट्राइबल लोगों में और सरकार में एक तरीके से बहुत लंबा कन्फ्लिक्ट जो है आज भी चल रहा है। एक तरीके से मतभेद जो है इन लोगों में इसलिए क्योंकि इन लोगों की कुछ ऐसी सरकार से मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। और क्यों पूरी नहीं कर सकती? क्योंकि ये मांगे जनरली ऐसी होती हैं जो या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, या फिर ये मांगे ऐसी होती हैं जो ऑन ग्राउंड इनको आप कह सकते हैं पूरा करना इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी ऐसी कोई सेंसिटिव मैटर होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, अब तो खैर काफ़ी कम हो गई है, तो जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जब उन्होंने ऐसी डिमांड करी जो गवर्नमेंट सेटिस्फाई कर सकती थी, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर आ सकती थी, तो गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को किया। तो डेफिनेटली अब जो गवर्नमेंट कर सकती है वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जैसे कई ऐसे ग्रुप्स ये मांग करते हैं कि उनके जो स्टेट है उसको इंडिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए फीजिबल नहीं होती हैं। तो और कोई भी सरकार हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार है, कल को कोई और सरकार आएगी, कोई भी सरकार इसको कर ही नहीं सकती। तो ये एक आप कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यानी एक मतभेद का विषय बन जाता है सरकार में और इन नक्सली लोगों में।
और यही चीज़ है जो पिछले बहुत सालों से चलती आ रही है और आज हम देख सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत जो है ऑन ग्राउंड हो रही है। अब जो पुलिस फोर्स है, जनरली आपने अगर हेडलाइंस वगैरह पढ़ी होगी तो वहाँ पर जो CAPF हैं, यानी कौन सी CAPF में कौन कौन सी हमारी पुलिस फोर्स आती हैं, जैसे BSF आती है, CRPF आती है, उसके बाद ITBP आती है, उसके बाद SSB आती है, सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद एक NSG भी होती है, लेकिन NSG जो है उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक CAPF में ही आती है। तो ये सारी और एक और आती है CISF। तो ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यही जनरली यहाँ पर जैसे जो हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं कंट्री के अंदर, जैसे माओइस्ट हैं या नक्सलाइट्स हैं, उनसे डील करती हैं। तो अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर जनरली CRPF का ही मेंशन एक तरीके से किया होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर मैं आपको बता दूँ तो सिर्फ CRPF ही इन्वॉल्व नहीं थी, काफ़ी अलग अलग फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व थी। जैसे आप कह सकते हैं कि STF जो होती है, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको इस टाइप के ऑपरेशंस के लिए बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, और सबसे बड़ा तख्ता जो इन्वॉल्व था वो था CRPF का। और CRPF की जो आप कह सकते हैं कोबरा की जो यूनिट है, यानी कमांडो की जो यूनिट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, क्योंकि ये ऐसे जवान होते हैं जिनको इस टाइप के ऑपरेशन के लिए ही ट्रेन किया जाता है। तो बेसिकली ये सारी फोर्सेस थी जो पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। और एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है कि क्यों ये माओवादियों ने अटैक किया। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इन लोगों की सरकार से कुछ ऐसी डिमांडें होती हैं। तो एक्चुअल में सरकार, अब देखिए क्या होता है कि जितने भी माओवादी होते हैं, नक्सली होते हैं, वो कभी भी शहरी इलाकों में आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको हमेशा मिलेंगे विलेजेस इलाकों में, या विलेजेस में नहीं तो आपको ये रूरल एरियाज में मिलेंगे, यानी ऐसे इलाके जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ बहुत सारे जंगल हैं, इस टाइप के इलाके, क्योंकि यही इलाके तो उनको पनाह देने में मदद करते हैं। तो अब वहाँ सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इस टाइप के जो जिले हैं उनमें आप कह सकते हैं डेवलपमेंट जो है बहुत कम है, तो सरकार अपनी पूरी कोशिश से यहाँ पर डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रही है। और इसी डेवलपमेंट में सरकार जो है सिलगर, जगरगुंडा, इस टाइप की ये जो इलाका था, यहाँ पर एक तरीके से सड़क का कंस्ट्रक्शन कर रही थी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो है वो किसी भी स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्योंकि सड़क का कंस्ट्रक्शन कर रही थी तो इन माओवादियों को ये लगा कि सड़क का कंस्ट्रक्शन करने से उनका जो एरिया है, यानी जहाँ वो रहते हैं, वो एरिया एक्सपोज हो जाएगा, उनकी रहने की जो जगह है या जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो जगह एक्सपोज हो जाएगी। तो एक तरीके से इस सड़क के बनने के खिलाफ थे और इसीलिए उन्होंने ये अटैक किया। एक तरीके से ये अटैक ये दिखाने के लिए किया कि वो नहीं चाहते कि ये सड़क का निर्माण हो। अब देखिए जो रोड है या टेलीकम्युनिकेशन है, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये रिमोट एरियाज़ में, यानी जितने भी गांव हैं या रूरल इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ों से ही डेवलपमेंट जो होता है उसकी नींव रखी जाती है, यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन जो माओवादी हैं ये एक तरीके से उन लोगों को पनाह देने के लिए एक बहुत अच्छा टेरेन भी है, जितने भी गांव है या जितने भी जंगल का इलाका है। तो एक तरीके से वो अपने इस एडवांटेज को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार सड़क आ गई या डेवलपमेंट हो गया तो उनका ये एडवांटेज जो ले रहे हैं उस टाइप के जंगल वाले इलाके का, वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे अभी यहाँ पर हमने ऊपर बात करी कि ये एक बहुत लॉन्ग रनिंग कन्फ्लिक्ट है, तो वही बात यहाँ की गई है कि इससे पहले भी अगर हम सिर्फ बस्तर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करीब करीब 175 जवान हम जो हमारे हैं वो आज तक शहीद हो चुके हैं। और इससे भी बड़ा अटैक जब पिछली बार 2010 में हुआ था, अप्रैल में, कहाँ हुआ था, चिंतलनार, ये कोई जगह है छत्तीसगढ़ में, वहीं पर अटैक हुआ था जहाँ पर 76 CRPF के जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो गए थे। तो देखिए ये आज की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत बहुत समय से चली आ रही है और इनफैक्ट सरकार को भी ऑन ग्राउंड चीज़ें करने की ज़रूरत है, ताकि एक आप कह सकते हैं कंसेंसस पे आया जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, जिससे ये माओवादी जो हैं ये भी शांत हो जाएं और सरकार भी ऑन ग्राउंड चीज़ें कर सके। अब जो नक्सली जो हैं इनका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ऑल तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी स्टार्टिंग हुई थी वेस्ट बंगाल से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक विलेज था, एक गाँव था जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी नाम का एक गाँव था वेस्ट बंगाल में, वहाँ से जो नक्सलाइट मूवमेंट है स्टार्ट हुआ और उसका नक्सली नाम के जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहीं से शुरू हुए। तो करीब करीब 1970 से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई और 2004 आते आते ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत इंटेंसिफाई ऑन ग्राउंड हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि 2004 के बाद से तो खैर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे मूव लिए हैं और ऑन ग्राउंड जो जितने भी पुलिस फोर्स हमने बनाई हैं, जैसे CAPF हैं, वो एक तरीके से ऑन ग्राउंड चीज़ें काफ़ी अच्छी कर रही हैं। तब भी जितने भी माओवादी हैं वो पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। लेकिन कम हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं, ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा सीनियर लीडर जो थे, जो उनको कंट्रोल करते थे, या तो वो मर चुके हैं या एक तरीके से उनका एनकाउंटर हो गया है, इस तरीके से कुछ चीज़ें हो गई हैं। लेकिन लीडर मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो संगठन था वो भी खत्म हो गया है। आज की डेट में भी ये सब चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड एक्टिव हैं, ऑल्दो कम स्केल में एक्टिव हैं, लेकिन कभी कभी जो अटैक करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है, जैसे इस बार का जो अटैक हुआ है।
तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं ये उनकी एक इनेबिलिटी है, ये उनकी एक कमी है। क्यों? क्योंकि वो आज की डेट में जो माओवादी हैं इनसे बातचीत करने में बिल्कुल असफल है। अब असफल है तभी तो जाके ये अटैक्स हो रहे हैं। या तो देखिए एक चीज़ हो सकती है कि इन माओवादियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, जो अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इनफैक्ट हमें ही नहीं पता कि ये कहाँ पर इन्होंने अपने, आप कह सकते हैं, अड्डे बनाए हुए हैं या कहाँ पर ये रिसाइड करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हमें एक्चुअल में ग्राउंड में नहीं पता। और आप भी जानते हैं कि वॉर जो है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का, हमेशा डिप्लोमेटिक टॉक्स यानी बातचीत जो है वही ऑन ग्राउंड हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों को सही करने में। तो अब बातचीत करना छत्तीसगढ़ सरकार का एक तरीके से दायित्व बनता है, और अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रही है तो वो अपने एज अ गवर्नमेंट वो फेल हो रहे हैं। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड सही हो पाएंगी। नहीं तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं हम आगे भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। ऑल्दो मैं तो कहता हूँ कि कभी ना हो, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये डर बना रहेगा कि ये माओवादी ऐसा अटैक्स कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। खैर यही है वो बहुत बेहतरीन एडिटोरियल जिसकी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। यहाँ पर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की बात की गई है, यानी आज की डेट में जो हमारी दुनिया है कोविड के बाद तो नहीं कह सकते क्योंकि कोविड अभी भी खैर अपनी चरम सीमा पर है ही, लेकिन फिर भी अभी जो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं उसमें इनइक्वालिटी किस तरीके से हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो बताया गया कि कोविड-19 जो पिछले साल आया उसने हमें एक और बार हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है, यानी लोगों में आपस में आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है, आपस में इक्वल ट्रीटमेंट ना मिलना लोगों को, ये भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है इसके लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट है। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, डेटा होते हैं, उनको मैं स्टार मार्क करता हूँ ताकि आप इस टाइप का डेटा जो है उसको ध्यान में रखें। ये डेटा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यू रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जितने लोग मिडिल क्लास हैं वो एक तरीके से 1/3 और बढ़ चुके हैं, और 150 रुपये से कम कमाने वाले जो लोग हैं, यानी एक तरीके से गरीब तबका जो है हमारे देश में, वो तो डबल हो चुका है एक तरीके से। क्योंकि आपको पता है लोग जो है उनकी जॉब चली गई तो लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसा हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो 1/3 से बढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो चुके हैं। इसका भी हम आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे वर्ल्ड बैंक, ये तो चलो एक रिपोर्ट की बात की गई। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे वर्ल्ड बैंक है, और उसके अलावा IMF भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो कमेंट्स हैं या अपनी रिपोर्ट जो हैं जारी करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी सारे देशों में, भारत को इंक्लूड करके काफ़ी सारे देशों में इनइक्वालिटी जो है वो आज की डेट में बढ़ रही हैं। तो मान लीजिए कि कभी ऐसा आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटीज़ हैं क्या वो बढ़ रही हैं या वो घट रही हैं, तो उस क्वेश्चन को आप इन रिपोर्ट्स के और इन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने बताया है कि इंडिया में इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं। इनफैक्ट प्यू रिसर्च रिपोर्ट ने भी ये बताया है कि इंडिया में 150 रुपये से कम कमाने वाले जितने भी गरीब लोग हैं उनकी संख्या दुगनी हो चुकी है। उसके अलावा अब यहाँ देख सकते हैं कि कोविड-19 से पहले भी हमारी कंडीशन कुछ बहुत ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक तरीके से बहुत वीक हो रही थी, यानी बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चल रही थी हमारी। आप कह सकते हैं जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या तो खैर काफ़ी टाइम पहले से चल रही थी। लो इनकम, यानी लोग कमा तो रहे हैं लेकिन काफ़ी कम पैसा कमा रहे हैं अगर आप बहुत बाकी देशों के से कंपेयर करो। रूरल डिस्ट्रेस, यानी आपस में गाँव में आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स नहीं है, लोगों में आपस में डिसकंटेंशन ज़्यादा है। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण की यहाँ बात की गई है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवारों में पैदा होते हैं, उनको प्रॉपर आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये सब चीज़ें जो है इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। उसके अलावा भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी जो लोग किसी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं है, छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, वो एक तरीके से बहुत वर्नरेबल सोसाइटीज़ में आते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। जैसे कोरोना में आपने देखा इनके साथ ऐसा हुआ कि इनकी जॉब ही चली गई। कभी जॉब होती है तो इनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो इनको पैसा देता है, वो टाइमली इनको पेमेंट नहीं करता, जिससे ये सस्टेन नहीं कर पाते सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें ऑन ग्राउंड हम देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गरीब तो गरीब हो गए हैं लेकिन अमीर और ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। उसका रिपोर्ट यहाँ पर बता रखा है BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनका आज की डेट में कोरोना के टाइम में रिकॉर्ड हाई आप कह सकते हैं ट्रांजेक्शन्स या इनकम उनकी हुई है। 1.67 ट्रिलियन जो है थर्ड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में यहाँ पर देखी गई है, और वो अगर देखा जाए पिछले साल के कंपेरिजन में तो 57% ज़्यादा है।
जबकि पिछले साल तो कोरोना बिल्कुल ऐसा आ चुका था कि उसने पूरी इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन कोरोना के आने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से कंपनीज इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी अभी का जो साल है, तो यहाँ पर तो खैर बताया गया है सभी ने, जैसे SBI की आप बात कर लो, RBI की आप बात कर लो, वर्ल्ड बैंक की आप बात कर लो, ADB की आप बात कर लो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने यही बताया कि भारत की जो GDP है वो 8% से कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी, लेकिन 2022 में 10 से 11% आप कह सकते हैं इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। खैर इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पिछली स्लाइड से, रुकिए मुझे ढूंढने दीजिए। हाँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, रुकिए मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे ILO की बात करी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसी जगहों पे है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। जहाँ पर WTO का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सेम उसी जगह पे ILO का भी आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स जहाँ पर है वहीं पर लोकेटेड हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप ढूंढ सकते हैं तो बताइए कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं, एक राइटर बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में तो 8% की GDP बताई जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन, हाँ यानी माइनस में आप कह सकते हैं, लेकिन 2022 में सीधा पॉजिटिव में 10 से 11% बताई जा रही है। अब खैर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रहा है, मान लीजिए अगर SBI ही कहता तो हम डाउट कर सकते थे, लेकिन SBI ने कह दिया, RBI ने कह दिया, ADB ने कह दिया, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, IMF ने कह दिया, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक ही बात कही है कि भारत जो है 10 से 11% फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा 2022 में। लेकिन अगर अभी का अगर आप कह सकते हैं GDP देखी जाए, जो अभी हालत चल रही है, उसमें तो ये साफ दिख रहा है कि अभी की जो GDP है उस हिसाब से तो 2022 में सिर्फ 1.1% से भारत ग्रो करेगा। जो एक्चुअली में सोचने वाली बात भी है कि अभी जब अगर भारत 0 पॉइंट समथिंग अभी जो ग्रोथ रेट है उस पर अगर चल रहा है, तो सीधे अगले साल सीधे 10 से 11% पे कैसे चला जाएगा? ये तो क्वेश्चन मार्क वाली बात होगी ना यहाँ पर, कि डायरेक्ट इतनी ज़्यादा जंप कैसे करने वाला है भारत। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं है। कोरोना में बात की जाए तो औरतों ने आदमियों के मुताबिक, यानी महिलाओं ने पुरुषों के मुताबिक ज़्यादा अपनी जॉब खोई हैं, यहाँ पर साफ साफ विजिबल है। उसके अलावा हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखी गई हैं। कैसे? अब हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी ऐसे आई क्योंकि जैसे आप अभी देख सकते हैं वैक्सीन की बात की गई है, जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने वैक्सीन जो है आराम से उनको एक्सेसिबल है। जितने भी अमीर लोग हैं या जितने भी लोगों की पहचान है उन लोगों को वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं, प्रोमिनेंटली गरीब में भी जो ज़्यादा एज वाले जो गरीब लोग हैं, उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उनकी ज़्यादा पहचान नहीं है, या वो अपना अगर वो किसी हॉस्पिटल की लाइन में लगे हैं तो नंबर काफ़ी बाद आ रहा है, उनको प्रॉपर आप कह सकते हैं जैसे कोविन ऐप है उसकी जानकारी नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी कैसे रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है यहाँ पर, सिर्फ वैक्सीन को लेके। वैक्सीन को ही नहीं लेके आप उसके पहले जब कोरोना के केसेस आ रहे थे तो हॉस्पिटल में भी हम देख सकते थे किस तरीके से जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे किसी अगर सेलिब्रिटी को अगर कोरोना हो गया तो वो पूरा न्यूज़ में आ जाया करता था और उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से होता था। लेकिन कई सारे गरीब लोग ऐसे थे जो इफेक्टेड थे लेकिन उनको हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहा था। तो हम देख सकते हैं इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से कोविड के दौरान बढ़ गई। और एजुकेशन में भी सेम चीज़ हुई। जितने भी प्राइमरी स्कूल के या आप कह सकते हैं जितने भी लोग गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, जब लॉकडाउन हुआ तो उनको आप कह सकते हैं आप उनका टैबलेट्स नहीं थे पढ़ने के लिए, या वो ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, प्रॉपर इंटरनेट नहीं था। वहीं यहाँ पर जो अमीर घर के बच्चे थे उन्होंने प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन करी, उन्होंने भी एजुकेशन को एक तरीके से कंटिन्यू किया। अगेन देख सकते हैं रिच और पुअर में सोसाइटी फिर किस तरीके से एजुकेशन में डिवाइड हो गई। तो हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है? हमें इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज़ है ना जो कभी बंद नहीं होती, कहीं ना कहीं चलते रहती हैं। कभी कहीं कोई नई बिल्डिंग बनती है तो कहीं कोई पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो कहीं रिनोवेशन वर्क चल रहा होता है। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है ना इसमें कभी कम नहीं होता। ये काफ़ी ध्यान देने की चीज़ इसमें है। उसके अलावा अगर हम अभी के जो बजट की बात करें तो अभी के बजट में हमारे केंद्र सरकार ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से हम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। एक बार कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जॉब्स जो हैं ज़्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता तो कॉन्ट्रैक्टर से लेके जितने भी आप कह सकते हैं इनफॉर्मल लेबरर्स जो होते हैं वहाँ तक पूरा एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगा।
अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये लोग सब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा राइटर के अकॉर्डिंग आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए 7 बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे कंट्री में क्या हैं। पहले तो हमारे देश में हमें प्रोडक्टिव जॉब बढ़ाने की ज़रूरत है। अब प्रोडक्टिव जॉब का मतलब क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक इंसान ने ग्रेजुएशन में बीटेक करी है, लेकिन वो एम्प्लॉयड है किसी, आप कह सकते हैं, ग्रेड सी की जॉब में। कोई भी ग्रेड सी की जॉब में वो एम्प्लॉयड है, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि वो एक अनप्रोडक्टिव जॉब हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से उस इंसान की क्वालिफिकेशन थी वो उस टाइप की जॉब नहीं कर रहा है ऑन ग्राउंड, तो वो एक अनप्रोडक्टिव जॉब हो जाती है। वैसे ही अगर यही बंदा, अगर यही जिसने बीटेक किया, यही इंसान अगर किसी एमएनसी में जाके वर्क करता, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनकी सैलरी जो है अच्छी होती, उसके अलावा उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी होती, तो डेफिनेटली वो एक प्रोडक्टिव जॉब होती, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उस इंसान को प्रिपेयर किया गया है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने एजुकेशन ली है, वो उसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो हमें प्रोडक्टिव जॉब बढ़ाने की ज़रूरत है। 60 से 8 मिलियन जॉब हमें इतनी क्रिएट करने की ज़रूरत है पर ईयर, यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें एक प्रॉपर मैच बनाना है डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर में। क्यों? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर लेबर जो है उनकी अबंडेंस है, लेकिन अब देख सकते हैं कि वहाँ पर जो डिमांड जो है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं सप्लाई यानी लेबर्स बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी जो कंस्ट्रक्शन की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लेबर की बात करें तो वहाँ लेबर बहुत कम है, यानी लेबर की सप्लाई वहाँ पर डिक्रीज है। तो देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारी कंट्री में, तो हमें ये यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है, यानी जहाँ पर डिमांड है वहीं पर सप्लाई करने की ज़रूरत भी है, और जहाँ पर डिमांड कम है वहाँ से सप्लाई भी कम करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अगर मेंटेन होंगी तब जाके ही ऑन ग्राउंड चीज़ें होंगी। अब देख सकते हैं जैसे इंडिया की अगर बात की जाए, तो इंडिया में अगर स्किल की बात की जाए, अब चाइना और इंडिया में अंतर क्या है? चाइना के पास भी लेबर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इंटेंसिव लेबर है वहाँ भी। इंडिया में भी लेबर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना में आप कह सकते हैं प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों है, इंडस्ट्रीज इतना फ्लरिश क्यों कर रही हैं? क्योंकि वहाँ के जितने भी लेबर्स हैं वो स्किल्ड हैं, उनके पास स्किल्स हैं प्रॉपर। अगर एक लेबर किसी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी एक्सपर्टीज़ है। कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है तो उन्हें उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है। अगर कोई लेबर आज की डेट में पेंट करता, पेंटिंग जॉब में इन्वॉल्व है, तो कल को जाके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम अब बैलेंस नहीं है प्रॉपर। तो इंडिया में सिर्फ 2.3% आप कह सकते हैं वर्कफोर्स ऐसी है जो स्किल्ड है, बाकी सारे के सारे अनस्किल्ड हैं। और जहाँ पर इंसान अनस्किल्ड होता है वहाँ पर जो है प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, इनकम जो है वो कम होती है। साउथ कोरिया की बात कर लो, 96% वहाँ पर जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड है। जापान में 80% स्किल्ड है, और यूएस की बात करो तो 52% स्किल्ड है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे देश हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कितनी कम है, कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है। लेकिन जहाँ इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा होना चाहिए था कि हमारी वर्कफोर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड होनी चाहिए थी, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ें ऐसी नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर मैच बनाना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर में, और ऑन ग्राउंड हमें जितने भी वर्कफोर्स है उसको स्किल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है, यानी जो हमारी ग्रोथ है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉपर ग्रोथ शो कर रहा है, रादर देन की मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है लेकिन ऑन ग्राउंड उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी। एमएसएमईज में काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हम काफ़ी टाइम से हमारी गवर्नमेंट जो है सॉफ्ट लोन्स निकाल रही है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बांग्लादेश जो है वो, एक सेकेंड यहाँ पेन वर्क नहीं कर रहा है, हाँ, जैसे बांग्लादेश जो है ये ऐसे कंट्री है जो कोविड से पहले यानी प्री कोविड 8.1% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा था, जो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा था। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने जो अब सेक्टर जो होता है ना जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। फोकस कैसे किया था? बांग्लादेश को ये पता था कि इनकी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है, तो इन्होंने इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हैंडलूम और कॉटन वीविंग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और इसी वजह से इनकी जीडीपी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। वैसे ही एक और आइडिया यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री में 58% के आसपास जो हमारी वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है।
तो क्यों ना हम इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, क्यों ना हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एम्पावर करें, और इसकी वजह से ही हमारा अगर एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। वही बात है एमएसएमईज की है कि लोग तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, लेकिन ये सेक्टर जो है एम्पावर्ड नहीं है। उसके बाद राइट ऑफ माइग्रेंट्स की बात की गई है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ दिक्कत क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा हरास करता है। जितने भी लोग होते हैं, कई लोगों को पेमेंट्स नहीं मिलते टाइम पे, कई लोगों को बिल्कुल बिना नोटिस पीरियड के उनको एक तरीके से फायर कर दिया जाता है। तो माइग्रेंट्स के राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ऑनर करने की ऑन ग्राउंड ज़रूरत है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी को भी ऑन ग्राउंड लाने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही चीज़ें जो हैं हम अपनी चीज़ों को एनहेंस कर सकते हैं, तभी जाके चीज़ें ऑन ग्राउंड सही दिखाई देती जाएंगी। सोशल सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कई ऐसे हमारे सेक्टर थे जहाँ पर लोग जो हैं बहुत हार्श कंडीशन में काम कर रहे हैं, जैसे कोल इंडस्ट्री में। उसके अलावा आप देख सकते हैं जहाँ क्रैकर्स इंडस्ट्री होती है, पटाखों की जो फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर वर्किंग कंडीशन बिल्कुल भी डिसेंट नहीं होती है। और तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, उसमें अगर आपने डीपीएसपी पढ़े होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अगर आपने ये सब पढ़े होंगे तो हमारे डीपीएसपी में भी ये चीज़ साफ मेंशन की गई है कि एक प्रॉपर वर्क कंडीशन होनी चाहिए जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे डीपीएसपी का तक पार्ट है, लेकिन चीज़ें ऑन ग्राउंड सही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अलावा वेज इंक्रीज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि वर्कफोर्स तो काफ़ी ज़्यादा काम करती है, लेकिन वो कमा बहुत कम पाते हैं। इनफैक्ट अगर विमेन की बात करो तो उनकी तो मेन से भी कम तनख्वाह होती है अगर सेम वर्क की बात करो। तो देखिए इस टाइप की चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में। अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ की बात करें, यानी हेल्थ में हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% खर्च कर रहे हैं। ऑल्दो हमें कम से कम 2 से 3% तो खर्च करना ही करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल्स क्राउडेड हैं, जिस हिसाब से हमारे लोग जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं डिजीज से, उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हमें इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और मेजर्स दिए हैं राइटर ने, जैसे यहाँ पर एक क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई है कि एक बेसिक इनकम ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि अगर इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर भी उनको थोड़ा बहुत तो पैसा मिले ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए। विमेन के लिए कैश ट्रांसफर, जितनी भी वुमेन 20 ईयर्स या उससे अबव हैं, अब ये देखते हैं ये गवर्नमेंट जहाँ तक है उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए फीजिबल तो नहीं होगा। अगर यही चीज़ 60 या 65 प्लस की वुमेन के लिए किया जाता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करती है, लेकिन 20 प्लस में तो गवर्नमेंट का जो है डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। खैर राइटर का सजेशन है और सजेशन भी अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। उसके अगर अलावा हम बात करें तो नंबर ऑफ डेज को हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। क्यों? अभी अगर हम MN नरेगा जो है यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की हम बात करें तो वहाँ पर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब इससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो नरेगा है उसको कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 2003 से 2007 के बीच में इंप्लीमेंट किया था। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एग्जैक्ट कौन से ईयर में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को सरकार ने लाया था। तो 100 डेज से बढ़ा के इसको और ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिले। इसमें मैं आपको एक और पॉइंट ऐड ऑन कर दूं तो नरेगा के अंदर हरियाणा ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसा देता है। जैसे हर राज्य जो है वो उसका एक लिमिट होती है कि वो इतना पैसा जो है पर इंसान को देंगे जो नरेगा के अंदर एनरोल्ड है। तो उसमें अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा पैसा जो है लोगों को देता है। उसके अलावा हमें फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्यों ना हम इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे चलें। तो अगर हम फार्मर्स को एम्पावर कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सेंटर और स्टेट्स यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो मतभेद हैं किस चीज़ को रिलेटेड, फाइनेंस को रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटर जो है वो हर स्टेट को फाइनेंस कमीशन के द्वारा एलोकेशन होता है कि कितना पैसा किस राज्य को जाना है, लेकिन वहाँ भी मतभेद देखे जाते हैं। कई राज्य ऐसा कहते हैं कि केंद्र से पूरा पैसा नहीं आ रहा, इस टाइप के एलिगेशन पड़ते रहते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस लाने की जरूरत है सेंटर और स्टेट्स में। जो राज्य सरकार है उनका बजट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी। हेल्थ में कह सकते हैं और ज़्यादा इन्हेंसमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हेल्थ सैनिटेशन वो है ये सब एक स्टेट सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा एजुकेशन का एम्पावरमेंट और सोशल सेफ्टी को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, तभी जाके चीज़ें ऑन ग्राउंड सही होंगी। इसके अलावा कई नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, जैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है उस पर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, तो हमें इस चीज़ को पहले तो सही करने की ज़रूरत है।
डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि अगर सेंटर से चीज़ें नीचे को फ्लो करती हैं तो वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर में फ्लो करती हैं, जहाँ पर पिरामिड के टॉप पे होता है सेंटर और नीचे होते हैं स्टेट्स, उसके नीचे होते हैं पीपल। तो जहाँ पर पिरामिड में ऊपर से नीचे चीज़ें फ्लो करती हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं दिक्कतें आती हैं, यानी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता या स्कीम लोगों तक प्रॉपर पहुँच नहीं पाती। इसी चीज़ का आप कह सकते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज की डेट में क्या है, नीति आयोग। क्योंकि नीति आयोग जो है वो किस चीज़ में काम करता है, वो जो पिरामिड है उसको रिवर्स फॉर्म में काम करता है, यानी नीचे नीति आयोग बैठा हुआ है और लास्ट में बैठे हैं पीपल, या आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो इस पिरामिड में हम कह सकते हैं कि जो आइडिया का फ्लो है वो टॉप टू बॉटम चलता है, यानी ऊपर की जितनी जी लोकल बॉडीज हैं या छोटी बॉडीज हैं वो आइडियाज फ्लो करती हैं और आइडिया बढ़ते हुए आगे जाके नीति आयोग के पास जाते हैं, तब वो ऑन ग्राउंड जाके चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। तभी हम देख सकते हैं डेवलपमेंट नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ऑल्दो नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए बनाया था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी इस पिरामिड वाली अप्रोच में ही काम करता था जो ऑन ग्राउंड फीजिबल नहीं थी। उसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, किसमें, जहाँ पर हमारी जो पावर है, हमारे कंट्री की जो लोगों की पावर है, यानी किस चीज़ की, अब वर्क करने की जो टेंडेंसी है उसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अलग अलग जगहों पर, ताकि सही इंसान सही जगहों पर सही काम करे। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि जो इनइक्वालिटी है वो कम हो। इनइक्वालिटी कम होगी तभी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक सस्टेनेबल वे में सही डायरेक्शन में चलेगी और हमारी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ यूएस और चाइना की जो अलास्का में मीट हुई थी उसकी बात की गई है। अब यहाँ बात की गई है कि किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उनको एक तरीके से ठग कहा है। देखिए कितना यहाँ पर फनी स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया। टर्किश प्रेसिडेंट जो है रसिप अर्दोगान जो है उनको एक तरीके से ऑटोक्रेट कहा, काफ़ी सम्मान वाली बात की गई है। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी भी एक तरीके से मजाक ही उड़ाई गई, उनको भी किलर कह दिया यहाँ पर। तो देख सकते हैं किस तरीके से क्रिटिसाइज, आप कह लो क्रिटिसाइज ही किया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से पहले के जो हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना पे को ब्लेम किया था किस चीज़ के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, यानी ट्रेड में धांधली करने के लिए। जैसे आपस में कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो वहाँ पर चाइना ने आप कह सकते हैं चीज़ें सही नहीं करी। उसके अलावा ड्यूअल पॉलिसी भी चाइना ने करी, जहाँ पर उन्होंने एक तरीके से और कंट्रीज पे सैंक्शन लगाने की बात की गई। और तो चाइना तो क्या ही सैंक्शन लगाएगा, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों की बात की गई जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज थे और इसीलिए उनका गुस्सा जो है चाइना पर इतना ज़्यादा फूट गया। तो अब आज की डेट में यूएस और यूरोप ने क्या किया है कि उन्होंने चाइना और रशिया पे एक तरीके से सैंक्शन मिलकर डाल दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए कैसे गुड गुड बना के यहाँ पर गेम चला जा रहा है। अब यहाँ पर जो बाइडेन ने ये कहा है कि चाइना में आज की डेट में ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। कहाँ पर, हांगकांग में, सिंजियांग प्रोविंस में। उसके अलावा चाइना जो है साउथ और ईस्ट चाइना सी में एग्रेशन दिखा रहा है। ऑल्दो वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनका भी एरिया जो है इनगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की यहाँ पर बात की गई है। चाइना करेंसी मैनिपुलेशन करता है और कंट्रीज पे साइबर अटैक्स भी करता है। साइबर अटैक से अगर आपको कोई चीज़ याद है तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में रिसेंटली जो पावर का एक तरीके से पावर ग्रिड पर अटैक हुआ था वो भी किसी चाइनीज़ फर्म ने ही एक तरीके से हैकिंग के द्वारा किया था। तो एक तरीके से यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि आज की डेट में चाइना जो है वो यूएस को आराम से सरपास कर जाएगा। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर देखिए चाइना के पास आज की डेट में क्या क्या है उनकी कंट्री के अंदर, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ये सब चीज़ें इनफ हैं किन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, IMF और वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए। तो चाइना के पास आज की डेट में संसाधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि चाइना और यूएस जो है दोनों एक तरीके से डेवलपमेंट में पीछे नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब दो कंट्री इस तरीके से डेवलप हो रही हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब ट्रेड वॉर हुआ तो ऑल्दो ट्रेड वॉर चाइना और यूएस के बीच में चल रहा था, लेकिन इंडिया और बाकी कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। तो अगर चाइना और यूएस मान लीजिए फ्यूचर में एक साथ काम करने लग जाए तो प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में मतभेद तो ऑन ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है। चाइना आज यूएस और चाइना के बीच में आज की डेट में दिक्कतें ये हैं कि वहाँ पर सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टेड है। जॉब्स जो हैं इन दोनों कंट्री की राइवलरी की वजह से डिसरप्टेड है। सर्विसेज खराब चल रही हैं और इन्वेस्टमेंट जो है सही ग्राउंड में नहीं चल रहा है। सैंक्शन जो है आज की डेट में चाइना के लिए इनडिस्क्रिमिनेटरी लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है जो छोटा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है तो टीचर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। लेकिन मान लीजिए टीचर उसे इतना ज़्यादा डांटने लग जाता है कि बच्चे के माइंड में डर खत्म हो जाता है टीचर को रिगार्डिंग, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि एक बार डर खत्म हो गया फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। वही चीज़ यूएस ने करी है। चलो स्टार्टिंग में जब यूएस सैंक्शन डालता था तब तो लगता था यार कि सैंक्शन डाल दिए हैं अब क्या होगा, चीज़ें कैसे चलेंगी। लेकिन यूएस ने सैंक्शन इतने ज़्यादा डाल दिए ना कि अब लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
ईरान पे सैंक्शन डाल दिए, सऊदी पे डाल दिए, चाइना पे डाल दिए, इतने सैंक्शन डाल दिए कि अब तो उनको सैंक्शन की आदत हो गई है। तो वो कहने एक बात है ना कहने वाली, किसी को इतना ज़्यादा भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो यूएस का भी सेम सीन चल रहा है आज की डेट में। बाकी कंट्रीज़ में यूएस का डर एक तरीके से खत्म हो चुका है और वही चाइना का हाल है। यूएस ने इतने सैंक्शन लगाया कि आज के डेट में चाइना में कोई बिहेवियर में कोई चेंज दिख ही नहीं रहा है। चाइना बिल्कुल आप कह सकते हैं यूएस को नकार रहा है। यूएस की इज्जत जो है एक तरीके से खत्म हो गई है। अब देखते हैं आगे जाके क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ऑल्दो अलास्का में मीट तो हुई, कोई ऐसा वहाँ पर डिसीजन तो निकल के आया नहीं, लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर में क्या इसमें डेवलपमेंट होती हैं। फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ राइटर यहाँ क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से फेयर और इक्वल एक्सेस देता है अपने सिटीजन्स को। लेकिन कोरोना में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और वर्चुअल कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करे। ऑल्दो वर्चुअल कोर्ट में ऐसा पाया गया कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं जा रही थी। कभी ये जितने भी जजेस थे उनको दिक्कत आ रही थी, कभी जितने भी कन्विक्ट्स थे उनको दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं वर्डिक्ट तो देना ही था, प्रोसीडिंग्स तो करनी थी। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके चीज़ें वहाँ पर ऑन ग्राउंड की गई। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जो है पिरामिड के स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है। पिरामिड का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको भी बताया कि पिरामिड इस तरीके से होता है कि टॉप पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, फिर नीचे हाई कोर्ट्स बैठे हैं, फिर नीचे ट्राइब्यूनल्स बैठे हैं, लोकल कोर्ट्स बैठे हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट टॉप टू डाउन बॉटम वाली अप्रोच चलता है। आज के डेट में देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस ले जाना है ना, बहुत मामूली सी बात हो गई है। क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि कई सारे बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं, मर्डर का क्राइम होता है या रेप वाले क्राइम होते हैं, जहाँ पर सबको पता है कि सजा तो होनी ही होनी है, लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती क्या करते हैं, अगर हाई कोर्ट में उनको उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जबकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली। लेकिन क्यों, सिंपल सी बात है, उनको ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जो टाइम उनको मिल जाएगा वो टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसीडिंग चलने में वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें वो खाली टाइम को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिसीजन उनके फेवर में नहीं आने वाला है। वही चीज़ आज की डेट में देखी भी जा रही है। और देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आते हैं, उन राज्यों से आ रहे हैं जो दिल्ली के आसपास ही लोकेटेड हैं। उन राज्यों से आ रहे हैं, कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस टाइप के राज्यों से ज़्यादा केसेस आज की डेट में आ रहे हैं। तो पैंडेमिक तो आया, लेकिन पैंडेमिक में एक तरीके से हमारा नज़रिया जो है सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल चेंज कर दिया है और वर्चुअल हियरिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लॉ कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी ने साफ साफ कहा कि सर्किट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच पूरी कंट्री में बढ़ जाएंगी तो डेफिनेटली जो ज्यूरिसडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस और हो जाएगा। तो वर्चुअल हियरिंग्स तो अभी कंटिन्यू होंगी अगर कोरोना और ज़्यादा फैल गया, जबकि वर्चुअल हियरिंग्स में ये सब चीज़ें तो हैं कि उतना ज़्यादा अच्छे से प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मजबूरी है। ऑल्दो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाएगी, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली यहाँ पर बात की गई है। तो आज हमने डिस्कस करे 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से ही इंक्रीज करती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द डेली ब्रॉडकास्ट को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते हैं, फिर उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट जो हैं विद टाइम मिल जाए और सारी के सारी न्यूज़ अपडेट आप विद इन 40 मिनट्स पढ़ लें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।